अब देखिए, जब हम मॉडर्न आर्ट की बात करेंगे तो बेसिकली जो अशोका के जो पिलर्स हैं इनको हम क्या करते हैं तो दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्तंभ, जिसको टैपरिंग शाफ्ट कहेंगे, इसको गाबदुम लाट हिंदी में बोला जाता है, ये भी बताता हूँ। और ऊपर का है शीर्ष भाग, टॉप। जो मैंने आपको सारनाथ पिलर दिखाया था, पूरा एज्यूम करिए कि एक लंबा सा फिगर है, पूरा सारनाथ फिगर। तो वो क्या होगा, और वो क्या है, एक ही पत्थर का है, एक ही पत्थर का है, नीचे से लेकर के फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो वो जो था बेसिकली बेस से लेकर के पिलर पूरा लंबा, वो क्या होगा अपने आप में स्तंभ, दैट इज कॉल्ड टैपरिंग शाफ्ट। और उसके ऊपर से जो मैंने आपको दिखाया था कि कन्वर्टेड क्या था, लोटस का पार्ट बना हुआ था, उल्टा लोटस बना हुआ था, इन्वर्टेड कमल मैंने आपको बताया भी था वहां पर देखने के लिए। वो चीजें क्या हो जाएंगी, शीर्ष भाग। अब देखिए, जो इन्वर्टेड लोटस था उस पर क्या चीजें हैं, शीर्ष भाग के मुख्य अंश में है घंटा, जो कि अखामनी स्तंभों के आधार के घंटों से मिलते जुलते हैं। एक मिनट, दिख रहा है कुछ? इज समथिंग विजिबल टू यू? अब ये देखिए भैया, ये देखिए, ये जो अपना शीर्ष भाग है, इसके स्तंभ पर जो चीजें बनी हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। क्या चीजें हैं ये देखिए, क्या बनाया गया है, शीर्ष भाग के मुख्य स्तंभ पर बना है घंटा टाइप से, उल्टा इन्वर्टेड चीजें बनी हैं, जो अखामनी स्तंभों के आधार के घंटों से मिलते जुलते हैं। अखामनी कहाँ से होंगे, हखामनी वंश कहाँ का था, बेसिकली ये ईरान वगैरह का वंशज था, ठीक है, ईरान साइड वाले हैं। तो ये बेसिकली ये कहा जाता है कि अखामनी जो कि पर्सियन थे, कहा जाता है कि अशोकन पिलर्स जो का जो टॉप फिगर था वो किससे प्रेरित था, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये मतलब ईरानी आर्ट या अखामनी के आर्ट से प्रेरित था, ठीक है। इसके बाद भारतीय विद्वान इसे आवंगमुखी कमल, इन्वर्टेड लोटस मैंने आपको बताया था। और यही जो मतलब शाफ्ट के ऊपर से उल्टा स्ट्रक्चर जो उसके टॉप पर बना था अशोकन पिलर्स के ऊपर, इसको बेसिकली ये से मतलब जो विदेशी वाले हैं वो क्या मानते हैं कि अखामनी वालों से लिया गया है, लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं इसको अपने आप में एक अलग देन मानते हैं, और ये मानते हैं कि अपने आप में क्या है, ये इन्वर्टेड लोटस। इस इन्वर्टेड लोटस के ऊपर गोल अंड या चौकी है, इसके ऊपर से या तो को अंडाकार मतलब गोल स्ट्रक्चर बनाया गया है, या तो मतलब स्क्वायर चौकी टाइप से इसके ऊपर बैठाया गया है। हम इसको देखते हैं, ये देखिए, जैसे ये देखिए, यही जो है ये चीजें, ये देख रहे हैं, ये जो नीचे से जो साफ्ट साफ्ट टाइप से बनाया गया है, ये कई बार क्या कहा जाता है कि ये अक्खा मनी लाट लिया जो गया है, स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए हैं, ये कहा जाता है क्या, क्योंकि मतलब कई जगहों पर ये कहा गया है कि अक्खा मनी वंश से लिया गया है, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि ये प्योर इंडियन स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर हमने देखिए, जैसे ये है रहा अपना, ये देखिए ऊपर से एक वो दे रखा है, ये लेट अस सी हियर, ये ऊपर से एक चौकी टाइप से देख रहे हैं, ये यहाँ पे, ऑल ऑफ यू दिस थिंग्स आर विजिबल और नॉट, दिख रही है चीजें, ये देखिए, ये तो चौकी टाइप से बनाया गया है, ये बेसिकली दो टाइप का रहा है। ये या तो ओवल शेप रहा है कई जगहों पे, कई जगहों पे ये ओवल शेप रहा है, और कई जगहों पर ये क्या रहा है, चौकी टाइप से स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाया गया है, और कई जगहों पे ओवल शेप रहा है, गोल भी बनाया गया है, ठीक है।
अब देखिए, इसके ऊपर गोल अंड या चौकी है, कुछ चौकियों पर 4 पशु और 4 छोटे चक्र अंकित हैं, जैसे सारनाथ 4 चक्र बनाए गए हैं। कई जगहों पर क्या है, छोटे छोटे पशुओं को अंकित करके दिखाया गया है, जैसे सारनाथ स्तंभ शीर्ष पर चौकी है। सारनाथ वाले पे हमने देखा क्या दिया गया है, चौकी बनाया गया है और इस पर कुछ जानवर हैं और कुछ हंस पंक्ति अंकित है, कुछ हंस वगैरह से रिलेट करके कुछ पंक्ति, कुछ लाइंस वगैरह भी लिखे गए हैं। ठीक है, चौकी पर अब जानवर कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चौकी पर कौन कौन से जानवर हैं? पहला है अपना सिंह, ये देखिए सिंह। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा। हाथी और बैल। रामपुर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रामपुर में नटुआ बैल ललित मुद्रा में खड़ा है। रामपुर स्तंभ जो अशोक का है, इसमें कौन सा है कि बैल किस में है, ललित मुद्रा में खड़ा है। अब ये देखिए रामपुर वाला क्या है, सर नटुआ उसका नाम है क्या? देख रहे हैं इसको एक मिनट। ये बैल, ये देख रहे हैं रामपुर वाले बैल, ये देख रहे हैं नटुआ मतलब नाचने वाला। ये बैल किस में है, ललित मुद्रा में खड़ा है। ये देखिए बैल का स्ट्रक्चर, देखिए बैल किस हिसाब से ये घूम रहा है। चीजें समझ में आ रही हैं कुछ कुछ? यस सर। यस सर। ये आर्ट एंड कल्चर ऐसी चीज है ना, जब तक आप देखिएगा नहीं, पिक्टोरियल चीजें नहीं होंगी तो समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ये देखिए सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं, चक्र के ऊपर में 4 सिंह हैं। और यह चक्र किसको डिनोट करता है, बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होगा कुणाल? बुद्ध ने क्या किया था, अपना पहला उपदेश जो दिया था, फर्स्ट सरमन, उसी को क्या कहा जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन। जिसमें उसने 5 सन्यासियों जिनके साथ बुद्ध ने तपस्या करी थी, उन्हीं 5 सन्यासियों को बुद्ध ने क्या किया था, अपना पहला ज्ञान दिया था। दैट इज कॉल्ड धम्म चक्र प्रवर्तना। तो ये जो बेसिकली अशोक में कि जो सारनाथ स्तंभ पे जो 4 शेर बनाए गए हैं, इसको डिपिक्ट करते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन को ये डिपिक्ट करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? जी सर। अब देखिए अशोक के एकाश्म स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है। जो बेस्ट मतलब मॉडल है अशोक का, ये किसका है, अशोक के सारनाथ का जो सिंह स्तंभ का जो सिंह है, शेर है, दैट इज बेस्ट। ये वाला जो देखा है आपने, मौर्य शिल्पियों के रूप विधान से इसके अच्छे दूसरे नमूने नहीं है, तो मौर्यों ने इससे अच्छा कोई दूसरा नमूना नहीं बनाया है। ऊपरी सिंहों में जैसी शक्ति प्रदर्शन है, उसकी फूली नसों में जैसी स्वाभाविकता है, और उसके नीचे उकेरी आकृतियों में जो प्राणवान वास्तविकता है, उसमें कहीं भी आरंभिक कला की छाया नहीं है। शिल्पी ने सिंहों के रूप को प्राकृतिक सच्चाई में प्रकट किया है, अपने आप में बेस्ट माना जाता है। अब ये देखिए, अब अशोक के स्तंभों की विशेषता क्या है? स्तंभों की विशेषता, सारनाथ स्तंभ की क्या है, चमकीली पॉलिश की गई है इस पे, घंटाकृति, घंटा इन्वर्टेड लोटस मैंने जो अभी आपको बताया है, तथा शीर्ष भाग में पशु की आकृति। और इसी को देखते हुए जो विदेश के मतलब विद्वान है, उनका क्या मानना है कि कला की प्रेरणा अखामनी ईरान से ली गई है, कि ये जो आर्ट एंड कल्चर है इसका, ये कहाँ से लिया गया है, ईरान का जो अखामनी वंश था वहां से लिया गया है। चौकी पर हंसों की उकेरी हुई आकृतियों और अन्य सज्जाओं में यूनानी प्रभाव भी दिखते हैं। कहीं कहीं पे यूनान के भी मतलब छाप इस पे दिखाई देते हैं। अब देखिए, लेकिन भारतीय विद्वानों ने, इंडियन हिस्टोरियंस ने जो इसकी व्याख्या की है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इनका क्या मानना है कि भारतीय विद्वानों के अनुसार अशोक स्तंभ की कला का स्रोत भारतीय है। जो अशोक का पिलर है ये क्या है, इट इज टोटली इंडियन। मौर्य स्तंभ शीर्षों का पशु मूर्ति, सारनाथ का सिंह स्तंभ, रामपुरवा का बैल प्राचीन सिंधु घाटी के प्रवाहमान परंपरा के अनुकूल है। इनका क्या मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, एक सिंही जानवर जिसको हम अभी के बैल से
तुलना करते हैं। तो ये माना जाता है कि चाहे वो मौर्य स्तंभ पे जो पशु की मूर्तियां बनी हो, सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, रमपुरवा का जो बैल है जो भी हमने आप दिखाया है आपको, प्राचीन सिंधु घाटी के परंपरा से ये चीजें ली गई। रामपुरवा का बैल मोहनजोदड़ो की मुहरों पर उकेरे हुए बैल सा लगता है। मोहनजोदड़ो पर जो बैल बनाए हुए हैं, सील्स ऑफ मोहनजोदड़ो मैंने आपको दिखाया था, उन्हीं सीलों के इक्विवेलेंट रामपुरवा के बैल लगते हैं। ठीक है, जिसमें वासुदेव शरण अग्रवाल ने महाभारत और आपस्तंभ सूत्र से प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि चमकीली पॉलिश उत्पन्न करने के लिए कला ईरान से कहीं भारत में ज्ञात थी। अब इस पे एक हिस्टोरियन है वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने क्या कहा है कि जो पॉलिसेस किए गए हैं, ये पॉलिसेस बेसिकली, क्योंकि दूसरे जो मानते हैं ये क्या मानते हैं कि इनको अखामनी वंश से लिया गया है, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने महाभारत और आपस्तंभ सूत्र से इसके प्रमाण दिए हैं और कहे हैं क्या कि इंडिया में ये पॉलिश बनाने का और इस प्रकार की चीजों को बनाने का कला आज से नहीं बहुत पहले से प्रचलित रहा है। और खास करके ये चीजें कब से रही हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह के टाइम से रही हैं। मनके वगैरह, बीड्स वगैरह बनाए जाते थे। ये चीजें प्योर इंडियन है, न कि हमने कहीं से हकामनी और ईरान से या तो यूनान से कहीं से इस परंपरा को लिया। मौर्यकाल से पूर्व एक और हद तक मौर्यकालीन स्थानों पर जो काली पॉलिश वाले मृदभांड पाए गए हैं, उनमें प्रतीत होता है कि देश के इतिहास में एक युग ऐसा था जब ओपदार चमक में रुचि ली जाती थी। काले पॉलिश वाले मृदभांड मैंने आपको बताया था, ब्लैक पॉलिशेस, टेराकोटास, वो मतलब जब से चीजें मिली हैं उस समय में भी ये पता लगता था कि जब भी आप पॉलिश कर रहे हैं चीजों को, तो कहीं ना कहीं पॉलिश करने की चीजें आप जान रहे हैं, तभी आप टेराकोटास पे भी पॉलिश कर रहे हैं। और मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं पत्थरों पर भी पॉलिश कर रहे हैं। तो इनका ये मानना है कि ये जो प्रक्रिया था ये प्रॉपर तरीके से इंडियन था, न कि हमने कहीं से इसको बोरो किया। यह भी सिद्ध होता है कि इस पॉलिश का रहस्य केवल राजशिल्पियों तक सीमित नहीं था, और इस पॉलिश के बारे में केवल राजशिल्पी ही नहीं जानते थे बल्कि और लोग भी इसके बारे में जानते थे। पिपराहवा स्तूप से मिली स्फटिक मंजूषा, पाटलिपुत्र के 2 यक्ष और दीदारगंज की यक्षी में यह पॉलिश पाई जाती है। अब क्यों ऐसा माना जाता है? पिपराहवा, पिपराहवा कहाँ पड़ेगा? बिहार नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है पिपराहवा, मेनली नेपाल में ही, नेपाल का ही पार्ट पड़ जाता है। पिपराहवा में जो अशोक स्तंभ है, वहां पर जो स्फटिक, स्फटिक अपने आप में पत्थर होता है, पत्थर की जो मंजूषा मिली है उसमें पाटलिपुत्र के जो ये 2 यक्ष, जो हमने परसों आपको वीडियो दिखाया था, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां दिखाई थी, पाटलिपुत्र के जो दीदारगंज वाली यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं उसमें दीदारगंज की जो चामर यक्षिणी थी, चामर मतलब पंखा, वो यक्षिणी जो पंखा डुला रही है इस तरीके से, उन यक्षिणियों में जो चीजें मिली हैं वो वही पॉलिश पाई गई है जो कि बेसिकली अशोक स्तंभों में पाया गया है। सारनाथ के धम्म चक्र की कल्पना नितांत भारतीय है। इसीलिए यह कहा जाता है कि सारनाथ का जो धम्म चक्र का जो कल्पना है, धम्म चक्र जो बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया था, दैट इज कॉल्ड धम्म चक्र। तो ये कल्पना भी जो है ये क्या है कि प्योरली इंडियन है, न कि हमने कहीं से बोरो आउट किया था। जब क्वेश्चंस पूछेंगे मेंस में तो एज इट इज चीजें आपको लिखनी है, यही सब चीजें आपको लिखनी है। इस बार आ भी रखा है क्वेश्चन, मौर्य कला पूछा है। इस बार आप यूपीएससी मेंस का देखिए पेपर 1 उठा करके, मौर्य कला पूछा है, पाल कला, सॉरी पाल कला पूछा है, मौर्य कला भी, मौर्य कला तीसरी साल पूछा था, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये मेंस का, आर्ट एंड कल्चर का। मौर्य कला जब भी आएगा तो आपको क्या, अशोकन कलर की सारी चीजें, ये जो पेजेज है, इस पेज को आप ये मत समझिए इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, आपको 250 नंबर का क्वेश्चन है, 170 175 देगा। अब देखिए, सारनाथ के धम्म चक्र की कल्पना नितांत भारतीय है। इसी वजह से मतलब किसके, मतलब ये रिसर्च है वासुदेव शरण अग्रवाल के, इन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि जो बेसिकली सारनाथ का धम्म चक्र की कल्पना है ये क्या है, प्योर इंडियन कल्पना है, हमने कहीं और से बोरो इसको नहीं किया। अब देखिए,
कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो मौर्य स्तंभ है ये कहाँ से बोरो आउट किए गए हैं, इसकी जो पेंटिंग्स है या इसकी जो ड्राइंग्स है इसको हमने कहाँ से बोरो आउट किया है, ईरान के स्तंभों से। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ईरानी आर्ट एंड कल्चर स्कल्पचर्स एंड इंडियन स्कल्पचर्स और मॉडर्न स्कल्पचर। स्वतंत्र स्तंभों की कल्पना भारतीय है। अब वासुदेव शरण अग्रवाल वगैरह ये मानते हैं कि अशोक के जो स्वतंत्र स्तंभ है ये नितांत भारतीय कल्पना है, हमने कहीं से इसको बोरो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ईरानी स्तंभ नालीदार है जबकि भारतीय स्तंभ सपाट है। नालीदार और सपाट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? जी सर। ये जो पिलर है ये क्या है, अपने आप में प्लेन पिलर है, ये प्लेन पिलर है। यस सर। तो ये क्या होगा, अपने आप में सपाट हो गया, प्लेन है। और इसी पर जब ये लंबे लंबे लाइंस ड्रॉ किए जाएंगे तो वो पिलर क्या होगा, नालीदार होगा। ठीक। जब कभी भी अशोकन पिलर्स पे या किसी और पिलर्स पे आप क्या देखिएगा, पतले पतले लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पिलर क्या होगा, नालीदार पिलर होगा। और ये जो प्लेन पिलर है ये अपने आप में क्या है, सपाट पिलर। अब देखिए स्तंभ, अशोक स्तंभ अलग अलग पाषाण खंडों के बने हुए हैं। सॉरी, जो ईरानी स्तंभ है वो क्या है, अलग अलग पाषाण खंडों के बने हुए हैं। मतलब जो ईरानी स्तंभ वगैरह हैं अलग अलग पाषाण खंड, उनका हेड किसी और फिगर का बनाया हुआ है, बेस और पत्थर का है, प्लस जो बेस है उसको अलग पत्थर पे बैठाया गया है, अलग अलग पत्थर उसमें यूज किए गए हैं। किंतु अशोक स्तंभ एक ही पत्थर के हैं। अशोकन इडिक्ट्स जो है या अशोकन पिलर्स जो है ये क्या है, सिंगल एक मतलब स्टोन का इसमें यूज किया गया है, इसमें अलग अलग स्टोन्स नहीं लगाए गए। किंतु भारतीय विद्वानों के अनुसार वह आवांगमुख कमल अथवा पर्ण घट है जो बाहर की ओर लहराती हुई कमल की पंखुड़ियों से ढका हुआ है। इंडियन जैसे मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल वगैरह जैसे इन्होंने बताया है कि ये जो इंडियन स्ट्रक्चर है, जैसे लोग कहते हैं कि ईरान वगैरह की जो स्ट्रक्चर है उसने क्या किया, पिलर्स के ऊपर नई चीजों को ऐड कर दिया। और अशोकन जो, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि जो अशोकन पिलर्स है जो कि चौकी के ऊपर कमल बना है, ओवल शेप स्ट्रक्चर बना है, राउंड शेप स्ट्रक्चर बना है, ये कि हमने बोरो नहीं किया है, ये प्योरली इंडियन चीज है। और ये क्या है, अपने आप में आवांगमुख कमल अथवा पूर्ण घट है। घट मतलब एक वो घड़े के सब शेप में है, या तो उल्टा घड़ा है, नहीं तो क्या है, अपने आप में कमल की पंखुड़ियों के तरीके से इसको खोला गया है। अब जैसे मौर्य घंटा, इसके बारे में कहते हैं भारतीय लोग कि मौर्य घंटा घट पल्लव या पूर्ण घट के अभिप्राय से सदृश बनाया गया है। और जो मौर्यंस का जो मतलब बेसिकली ऊपर का जो ओवल शेप या मतलब ये कहिए कि जो आवंटित कमल है, जो मतलब इन्वर्टेड लोटस है, ये बेसिकली क्या है, ये पूर्ण घट के रूप में बनाया गया है। पूर्ण घट का मतलब क्या हो गया कि अपने आप में प्रॉपर तरीके से एक घट के टाइप से इसको डिजाइन किया गया है। और ईरानी और मौर्य स्तंभ शीर्षकों के अलंकरण भी अंतर है। मौर्यकालीन शिल्पियों ने चिरपरिचित परंपरा को अपनाया और उसकी प्रतिभा का निर्माण किया। देखिए फिर भी यदि इंडियन राइटर्स या मतलब डीएन झा श्रीमाली का अपना मत है कि यदि ये मान भी लें कि बेसिकली यदि इंडियन मतलब या ये कि मॉडर्न पिलर्स को ईरानी परंपरा में ही मान लिया जाए, तो फिर भी डीएन झा श्रीमाली लिखते हैं क्या कि तो भी असंख्य अशोक स्तंभों की संगत राशि मूर्ति कला और अलंकरणों की अखामनी ईरानी और यूनान की मूर्ति कलाओं की नकल नहीं मानी। फिर भी इन्होंने कहा है कि या तो हम मान लें कि जो पिलर्स हैं वो ईरान के प्रभाव से मतलब इन्फ्लुएंस थे, फिर भी जो उस पर मतलब हॉर्सेस बना, सॉरी ये मतलब ऑक्स बनाया गया है या जो लाइन्स बनाए गए हैं, इनमें बेसिकली और अखमनी, ईरानी और यूनानी, इन लोगों में जो मतलब ये क्या कहिएगा, जो भी एनिमल आर्टिचेक्ट्स बनाए गए हैं दोनों में डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है कि विदेशी कला लक्षणों का सम्यक अध्ययन करके भारतीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से रूपांतरित किया है और अपने ढंग से कलाकृतियों को अभिव्यक्त किया। डी.एन. झा ये मानते हैं कि जो इंडियन शिल्पकार हैं या वास्तुकार हैं, इन्होंने उन चीजों को देखा होगा, लेकिन देखने के बाद जो डिजाइन किया है वो प्योरली इंडियन आर्किटेक्ट्स के रूप में इसको डिजाइन किया है, बनाया है, न कि कहीं से इन्होंने कॉपी करी है चीजें। ठीक। अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को भी प्रोत्साहन दिया। अब देखिए, पिलर्स के साथ साथ अशोक ने क्या किया, स्तूपों को भी बनवाया। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 होगा, एक छूट गया है, 84,000 स्तूप को बनवाए। सांची और भरहूत के स्तूपों का निर्माण मूल रूप से अशोक ने ही करवाया था, ध्यान रखिएगा। सांची और भरहूत। शुंगों के समय में सांची स्तूप का विस्तार हुआ। सांची का स्तूप बनवाया कौन था, अशोक बनवाया था, ध्यान रखिएगा। जो प्योर जो ओवल स्ट्रक्चर है उसका अशोक के टाइम पे बनाया गया था। और बाहर से जब आप सांची के स्तूप पे जाइएगा तो बाहर से भी मतलब ये मूर्ति की परंपरा वगैरह वो दी गई है, मतलब रखा गया है, गेट वगैरह बनाया गया है, वो सब बेसिकली शुंग के समय में, शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे उसको किया गया। अब देखिए, अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया, अर्थात चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण कराया। पहाड़ों को काट करके गुफा भी अशोक ने बनवाए थे। ये कहाँ है, गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बराबर केव्स। दिस इज बराबर केव्स। देखिए हाउ ब्यूटीफुली इट इज डिजाइंड। उस जमाने में कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, कितना अच्छा डिजाइन किया गया है। ये देखिए, ये इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये देख करके लग रहा है कि आज से 5,000 साल पहले ये गुफाएं बनाई गई थी। नो सर। कितने अच्छे पॉलिश किए गए हैं, कितना अच्छा मतलब वो डिजाइन बनाया गया है। ये देखिए, इसको हम पढ़ते हैं इसके बारे में। डी.एन. झा लिखते हैं कि गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा आजीवक भिक्षुओं को दान में दी थी। ये सुदामा गुहा का चित्र था जिसको आजीवक संप्रदाय वालों को अशोक ने क्या किया था, तो दान में दिया था रहने के लिए। इस गुफा में 2 कोष्ठ हैं, अंदर जाने के बाद 2 कमरे बनाए गए हैं। एक गोल व्यास का है जिसकी छत अर्धवृत्तीय या खरबूजिया आकार की है। देखा है बाहर से आपने किस तरीके से राउंड कटा हुआ है, खरबूजे के आकार से, ओवल स्ट्रक्चर। गोल भी प्रॉपर नहीं बनाया गया, गोल होता तो आधा ही गोल होता, इसको खरबूजे के आकार से, मतलब पिरामिडल स्ट्रक्चर में, इसको पिरामिड से थोड़ा कम ऊपर के उसको काट के बनाया गया है। उसके बाहर का मुख मंडप आयताकार है किंतु छत गोलाकार है। दोनों कोष्ठों की भित्तियों और छतों के शीशे जैसी चमकती हुई पॉलिश है। देखा है पॉलिश कितना अच्छा किया गया है। से ज्ञात होता है कि चैत्य घर का मौलिक विकास अशोक के समय से ही प्रारंभ हो गया था। चैत्य, चिता से रिलेटेड चीजें, जहां अशोक मतलब बुद्ध के चिता से रिलेटेड चीजों को रखा गया था, जहां पर बुद्ध धर्मावलंबी जाके पूजा करते हैं, उन जगहों का, चैत्यों का प्रारंभ कहां से माना जाता है, अशोक से ही माना जाता है। और चैत्यों में इसका पूर्ण विकार महाराष्ट्र के भाजा, कान्हेरी और कार्ले की चैत्य गृहों में परिलक्षित होता है। ये इसके फुल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ दिखेंगे, महाराष्ट्र का भाजा, कन्हेरी और कार्ले, इन चैत्य गृहों में ये चीजें दिखती हैं। ठीक है। अशोक के पुत्र, अब अशोक का जो लड़का था दशरथ, उसने भी क्या किया था, नागार्जुन की पहाड़ियां, ये भी आजीविकों को 3 गुफाएं प्रदान की थी। ये नागार्जुनी केव्स वगैरह भी कहां पर है, बराबर की पहाड़ियों में ही है, गया के ही पास। गया के पास 4 पहाड़ियां हैं। जब आप जाइएगा गया तो देखिएगा ट्रेन से सामने सामने दिखता है
मतलब ये पहाड़ियां, वहीं पर एक अलग है अशोक वाला और उसी के सामने 3 अलग से केव्स बनाए गए हैं। इसी में एक प्रसिद्ध गुफा गोपी गुफा है जिसका विन्यास सुरंग जैसा है। इसी में एक गुफा बना हुआ है जिसको गोपी गुफा कहा जाता है, जो कि सुरंग जैसा लंबा है। इसके मध्य में ढोलाकार छत और दोनों सिरों पर 2 गोल मंडप हैं। और जो गोपी गुफा है इसकी क्या है, इसके बीच में जो छत है वो गोल है और साथ ही साथ दोनों जो कॉर्नर्स हैं इन पे 2 गोल मंडपों का निर्माण किया गया है। एक को गर्भगृह और दूसरे को मुख मंडप समझना चाहिए। अशोककालीन गृह शिल्पी की पूर्णतः रक्षा। ये थे अशोक के समय में राजकला, ये था वहां का राजकला। अब हम लोक कला के बारे में पढ़ेंगे। लोक कला हमने कल देखा, मैंने परसों आपको दिखाया था दीदारगंज की यक्षिणी, थोड़ा सा उसको रिकॉल करिए। मौर्य कला की लोक कला का ज्ञान उन महाकाय यक्ष यक्षी मूर्तियों द्वारा होता है जो मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग और पश्चिम सूरपारक तक पाई जाती है। यक्ष यक्षियों की मूर्तियों की अपनी निजी शैली है। अब जो ये यक्ष यक्षी बनाए गए हैं, ये बनाने का इनका क्या है, अपना एक अलग स्टाइल है जिसका ठेठ रूप देखते ही अलग पहचाना जा सकता है, जिसको अलग से आप देख के ही मतलब डिपिक्ट कर सकते हैं। अति मानवीय महाकाय मूर्तियां खुले आकाश के नीचे स्थापित की जाती थी। इसको डायरेक्ट क्या था कि फ्री एयर में रखा जाता था, खुले आकाश के नीचे। इस संबंध में परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, परखम पटना के ही पास में बताया था मैं, वहां से जो यक्ष की मूर्ति मिली है। पटना से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, दीदारगंज की मूर्ति, चामरगढ़ी मूर्ति जो है, जिस पर ओपदार चमक है। देखा है आपने उस दिन, परसों मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से अलग से पेंटिंग्स किए गए थे, उनको अलग स्पेशल चमक दिया गया था। और एक लेख भी है, उस पर एक लेख भी लिखा हुआ है। पटना शहर में दीदारगंज से प्राप्त चामरग्राहिणी यक्षी, जिस पर भी मौर्य शैली की चमक है, और बेसनगर से प्राप्त यक्षी विशेष उल्लेखनीय है। ये मूर्तियां महाकाय हैं, मांसपेशियों की बलिष्ठता और दृढ़ता उनके जीवंत रूप में व्यक्ति हुई है। वे पृथक रूप से खड़ी हैं पर उनके दर्शन का प्रभाव सम्मुखी है, मानो शिल्पी ने उन्हें सम्मुख दर्शन के लिए ही बनाया हो। उनका वेश है सिर पर पगड़ी, कंधों और भुजाओं पर उत्तरी देखा था आपने किस हिसाब से कमरबंद वगैरह पहनी हुई थी यक्षिणी। जो यक्ष है उसकी धोती है नीचे की ओर, जो कटी में मेखला से काया बंधन से बनी है। कटी मतलब होता है कमर, कमर से पूरा मेखला नीचे तक वो जा रखा है। कानों में भारी कुंडल, यक्षिणी के कानों में क्या थे, बड़े बड़े कुंडल थे। गले में कंठा, गले में कंठे की माला थी। छाती पर तिकोना हार, यहाँ पे छाती तक तिकोना हार लटका हुआ था। और बाहुओं पर अंगद और बाजू पर बाजूबंद भी पहनी हुई थी। मूर्तियों को थोड़ा घटोदार दिखाया गया है, जैसे परखम की मूर्ति में देखने से मिलता है। साथ ही क्या था कि इन मूर्तियों में कई बार क्या था कि यदि दीवार से आप लगा देते हैं तो पीछे के साइड मूर्तियों में नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन इन मूर्तियों में क्या था, पीछे के स्ट्रक्चर्स भी एज इट इज बनाए गए। तो ये सब कुछ इसकी विशिष्टता है। और इसी के साथ आपका मौर्यन आर्ट एंड कल्चर समाप्त होता है। समझ में आई चीजें? यस सर। अब हम इसके रिलेटेड जो बैक ईयर्स के हमारे क्वेश्चन है, हम उसको करने की